हाय एग्रीकल्चर स्टूडेंट, माय नेम इज विष्णु जायसवाल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर बाई विष्णु जायसवाल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने जो है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर का जो बुक की थ्योरी है उसको लेसन वाइज जो है पूरा कर रहे हैं वॉल्यूम 1 को। ठीक है, तो जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो पिछली वीडियो जाके देख लें। और नेक्स्ट हम जब तक ये बुक ख़त्म नहीं हो जाएगी तब तक आपको लेसन वाइज लगातार ये इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिलता रहेगा। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलिए आगे की क्लास शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कल जो है कहाँ तक हुआ था? कल हमारा जो है हुआ था मल्टी जो है स्ट्रॉयड क्रॉपिंग तक हुआ था, जिसमें जो है हम सबसे पहले बड़ा पेड़ लगाते थे, इसके बाद छोटा, फिर से छोटा, फिर से छोटा। इस तरह की खेती को हम जो है बहुस्तरीय खेती या बहुमंजिला खेती भी कहते हैं। वहाँ तक हुआ था। ठीक है, आज आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे भैया टेरा फार्मिंग। टेरा फार्मिंग, टेरा फार्मिंग क्या है? टेरा फार्मिंग है मंगल ग्रह पर पृथ्वी के जैसा वातावरण पैदा करना, टेरा फार्मिंग कहलाता है। ठीक है भैया, कहने का मतलब पृथ्वी पर तो खेती कर ही नहीं पा रहे हैं, तो मंगल ग्रह पर खेती करेंगे तो उसको क्या कहते हैं? उसके लिए मतलब पृथ्वी के जैसा वातावरण वहाँ पर पैदा करना ही टेरा फार्मिंग कहलाता है। आजकल पृथ्वी पर मंगल ग्रह के अनुसार पर्यावरणीय दशा उत्पन्न कर बैक्टीरिया तथा पौधा विकसित किया जा रहा है। कहने का मतलब है जो मंगल ग्रह पर वहाँ की जो दशाएं हैं उसके अनुसार पृथ्वी पर जो है बैक्टीरिया और पौधा विकसित किया जा रहा है। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। आगे भैया एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स, एरोपोनिक्स क्या? एयर माने जो है हवा में, पोनिक्स मतलब हवा में खेती करना। कहने का मतलब है, आगे देखिए भैया, एरोपोनिक्स यह एक ऐसी तकनीकी है जिसमें पौधे को बिना मृदा के बहुत ही कम मात्रा में जल की सहायता से आर्द्र वायवीय वातावरण में उगाया जाता है। कहने का मतलब जो जो क्रॉप है या जो प्लांट है उसको बिना मृदा के बहुत कम मात्रा में जल की सहायता से, ठीक है, उगाया जाता है। इस तकनीक की सहायता से कोई भी पौधा किसी भी समय उगाया जा सकता है। इस तकनीक की सहायता से क्या किया जा सकता है? कोई भी पौधा जो है बिना समय के उगाया जा सकता है। चूंकि पौधे को स्वच्छ एवं नियंत्रित वातावरण में उगाया जाता है, अतः कीट रोग के फैलाव की संभावना नहीं होती। जब जड़ और जो है पानी की सहायता जो है इसमें नहीं होगी तो कीट और रोग लगने की संभावना भी नहीं होती है, तो इसलिए इसमें कीट और रोग लगने की संभावना नहीं होगी। इसमें 98% जल, 60% रासायनिक उर्वरक तथा 100% पेस्टिसाइड की बचत होती है। अब देखिए, 98% जल करने मतलब केवल 2% जल की आवश्यकता होती है। 60% रासायनिक उर्वरक, केवल 40% रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता, और 100% पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड की जो है 1% मात्रा नहीं लगती है इसमें। इस तकनीक का जन्म 1997 में नासा, जो कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, के द्वारा रूस के मीर स्पेस स्टेशन में सेम की फली उगाने के प्रयास के दौरान हुआ है। एरोपोनिक्स का जन्म कहाँ हुआ था? एरोपोनिक्स का जन्म नासा में किस साल में? 1997 में। अमेरिकन स्पेस एजेंसी है किसके अगेंस्ट जो है स्पेस स्टेशन में सेम की फली उगाने के, ठीक है, सेब की फली उगा रहे थे, उसके दौरान जो है एरोपोनिक्स का जन्म हुआ। एरोपोनिक्स तकनीक में बीज या प्रोपेग्यूल्स को हवा में लटका दिया जाता है तथा इसके जड़ को नियंत्रित वायवीय वातावरण में उगाया जाता है, जहां जड़ को हमेशा पोषक लवणीय स्प्रे से आद रखा जाता है। कहने का मतलब यह भैया कि इसकी जो जड़ है वो खुले वातावरण में लटकाया जाता है। इसके बाद जो है हम लोग उसके जड़ में पोषक तत्वों एवं नमी को स्प्रे के द्वारा देते रहते हैं। ठीक भैया, आगे है आपका, आगे है लीजा या लाइजा, जो भी पढ़ते हो। लाइजा क्या है? स्थानीय खेती है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ऐसा टिकाऊ कृषि जिसमें स्थानीय स्तर पर
उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानव संसाधन का इष्टतम मतलब कम से कम उपयोग किया जाए जो आर्थिक रूप से संभव हो, पर्यावरणीय रूप से ठीक हो, सांस्कृतिक रूप से अनुकूलित हो, सामाजिक रूप से ग्राह्य हो। कहने का मतलब है जो लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, यह ऐसा कृषि है जिसमें हम स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानव संसाधन का कम से कम उपयोग करते हैं और आर्थिक रूप से संभव हो ऐसा उपयोग करते हैं, पर्यावरणीय रूप से ठीक हो और सांस्कृतिक रूप से भी अनुकूल हो, ऐसी कृषि को हम लीजा या लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भैया, आगे है आपका प्रिसीजन या स्पेसिफिक फार्मिंग, प्रिसीजन या साइट स्पेसिफिक फार्मिंग, प्रिसीजन फार्मिंग या साइट स्पेसिफिक फार्मिंग। इसमें क्या होता है, इसमें जो है जीपीएस के बारे में जानते हैं, जीआईएस के बारे में जानते हैं और ड्रोन के बारे में जानते हैं। तो कहने का मतलब है दो मापों मेजरमेंट के बीच नज़दीकता को प्रिसीजन कहते हैं, परंतु यहाँ पर प्रिसीजन का अर्थ है एक्यूरेसी को इंगित करता है। ऐसा फार्मिंग जिसमें फसल उत्पादन के लिए इनपुट विशेष पोषक तत्वों का उपयोग लक्ष्य अथवा स्थान पर होता है, प्रिसीजन अथवा साइट अथवा टारगेट स्पेसिफिक फार्मिंग कहलाता है। कहने का मतलब इसका जो है लक्ष्य जो है निर्धारित होता है, तो प्रिसीजन फार्मिंग का क्या है, लक्ष्य निर्धारित होता है, इसलिए हम प्रिसीजन फार्मिंग कहते हैं इसको। प्रिसीजन फार्मिंग क्या है, या प्रिसीजन एक्यूरेसी को इंगित करता है कि हमें क्या करना है, कितना करना है। ठीक भैया, ये सब प्रिसीजन फार्मिंग या जो है साइट स्पेसिफिक फार्मिंग कहलाता है। आगे है, आगे भैया एस आर आई का फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। कहने का मतलब है इस विधि को 1983 ईस्वी में फ्रांस के फादर हेनरी डी लालौनी ने खोजा था। किसने, हेनरी डी लालौनी द्वारा अफ्रीका यूनियन के, हेनरी डी लालौनी द्वारा अफ्रीका यूनियन के मडागास्कर में विकसित किया गया था। एसआरआई क्या है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन है, जिसको 1983 ईस्वी में फ्रांस के फादर हेनरी डी लालौनी द्वारा अफ्रीका यूनियन के मडागास्कर में विकसित किया गया था। इसमें कम पानी, संघनित श्रम एवं विधि का उपयोग करते हैं और एक एक सीडलिंग को कुछ दूरी पर बनाते हुए पौधा रोपा जाता है, जिसमें हाथ से या विशेष उपकरण से खरपतवार को निकाला जाता है। कहने का मतलब ये धान जो है उगाने की एक विधि है, एसआरआई विधि। इस विधि में हम जो है कम पानी की आवश्यकता होती है, संघनित श्रम की आवश्यकता होती है एवं हम जो है सीड को कुछ दूरी पर एक एक करके बोते जाते हैं। इसमें जो है प्रति हेक्टेयर, अब आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन कि इसमें जो है कितना जो है बीज लगता है, तो 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर या 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पौधा लगता है। इसके लिए मिनिमम 5 किलोग्राम बीज डालेंगे तो इसके लिए हम पर्याप्त होता है सारा बीज में 5 किलोग्राम। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। अब जो हेडिंग थी जो हम जो है हमने जो है उसमें डाला था इनिडेशन एंड एलिलोपैथी, अब वो शुरू करते हैं। ठीक भैया, क्या है, इनिडेशन एंड एलिलोपैथी, इनिडेशन एंड एलिलोपैथी। चलिए जानते हैं इनिडेशन और एलिलोपैथी क्या है। अच्छा, वो पिछली बार एक बार और बता दें आपको, जो इसमें थी एसआरआई में क्या होता है, एसआरआई में हम जो है 8 से 12 दिन के पौधे रोपे जाते हैं इस विधि में। ठीक है, 8 से 12 दिन के पौधे रोपे जाते हैं इस विधि में। ठीक भैया, एक ही पौधा प्रति स्थान पर लगाया जाता है, तो बता चुके हैं। खेत को हमेशा पानी से नहीं भरते हैं और जो है हाथ से जो है विशेषकर ऊपर से हम जो खरपतवार नियंत्रण कर लेते हैं, हाथ से ही उखाड़ लेते हैं। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। एनिडेशन एंड एलिलोपैथी, एक मिनट, एनिडेशन एंड एलिलोपैथी। एनिडेशन क्या है भैया, कह रहा है कि अंतरासस्यन के अंतर्गत उगाए जाने वाली फसलों के बीच पूरक अंतरक्रिया को एनिडेशन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि दो प्रजातियों के बीच का क्या है, ये अनुकूलन संबंध है। ठीक है,
कहने का मतलब अंतरासस्यन में एक पौधे का प्रभाव दूसरे पौधे पर निश्चित रूप से पड़ता है या स्थान और समय दोनों में होता है। ये किस में होता है? स्थान और समय में होता है। कहने का मतलब यदि एक पोषक तत्व को कम पोषक तत्व चाहिए तथा दूसरे पोषक तत्व को अधिक पोषक तत्व चाहिए, तो इस तरह के संसाधनों का उपयोग हम किस में करते हैं? इनिडेशन में करते हैं, जिससे दोनों का विकास जो है अच्छा हो। ठीक भैया, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है इस अस्थायी इनिडेशन। ठीक भैया, अस्थायी इनिडेशन या फिर इनिडेशन इन स्पेस भी कहा जाता है इसको। चलिए अस्थायी इनिडेशन जानते हैं। अस्थायी इनिडेशन, अस्थायी इनिडेशन क्या है? जब अंतर सस्यन के फलक विभिन्न उदग्र तहों में होते हैं तब इनके बीच कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन को स्पेशियल इनिडेशन कहते हैं। ऐसे अंतर सस्यों के फलक पत्तियां अलग अलग उदग्र स्तर पर बनाते हैं। ऊंचे पौधों की पत्तियां सबसे अधिक ऊंचाई पर होती हैं, जिनमें अधिक धूप सहने की क्षमता तथा अधिक वाष्प उत्सर्जन से बचने की क्षमता होती है, जबकि छोटे पौधे की जो है ऊंचाई छाया प्रिय और सापेक्षिक आर्द्रता सहने की क्षमता रखते हैं। इस प्रकार एक फसल दूसरे फसलों को सहायता प्रदान करती है। बहुस्तरीय सस्यन इसी सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि जो मल्टी स्ट्राइड क्रॉपिंग है वो किसके अंतर्गत आती है? वो आती है आपके स्पेशियल इनिडेशन या इनिडेशन स्पेस या फिर अस्थाई इनिडेशन के अंतर्गत क्या है? आती है, जो मल्टी स्ट्राइड क्रॉपिंग होती है। इसमें क्या होती है? इसमें आप जो है सबसे बड़ा पेड़ पौधा लगाते हैं। क्या करते हैं? सबसे बड़ा पौधा लगाते हैं। मान लीजिए सबसे बड़ा पौधा है, फिर उसके बाद उससे छोटा पौधा लगाते हैं, फिर उससे छोटा पौधा लगाते हैं, फिर उससे छोटा पौधा लगाते हैं। तो कहने का मतलब जो ज़्यादा जो है प्रकाश की आवश्यकता होती है उसको वो बड़ा पौधा प्रदान करता है, ले लेता है प्रकाश से, और जो कम आवश्यकता होती है तो छोटा लेता है, उससे भी कम उससे छोटा लेता है, उससे भी कम उससे छोटा लेता है। तो किसके अंतर्गत आता है? मल्टी स्ट्राइड क्रॉपिंग या स्थानीय इनिडेशन के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं भैया। आगे कह रहा है सामयिक इनिडेशन। सामयिक इनिडेशन, अब देखिए सामयिक इनिडेशन क्या है? सामयिक इनिडेशन कह रहा है कि परिपक्वता काल में विशेष अंतर वाले अंतरासस्यनों के बीच एक पूरक अंतरक्रिया को हम जो है सामयिक इनिडेशन कहते हैं, बशर्ते कि ऐसे सस्यों के पोषक तत्व एवं प्रकाश का अधिकतम मांग भिन्न हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि भैया जैसे जो इसमें दो इंटरक्रॉप में दो क्रॉप लगती है, तो जो पहला क्रॉप है उसमें पोषक तत्व एवं प्रकाश की मात्रा जो है मांग दूसरे क्रॉप से भिन्न होगी। यानी कि पहले में यदि ज़्यादा आवश्यकता है पोषक तत्व और प्रकाश की, तो उससे कम किस्म होगा सेकंड क्रॉप में। कहने का मतलब फर्स्ट क्रॉप जो रहेगी उसमें जो है पोषक तत्व की मांग और प्रकाश की आवश्यकता ज़्यादा रहेगी, और सेकंड क्रॉप में यानी कि मतलब प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। इसमें किसमें? सामयिक इनिडेशन में या टेम्पोरल इनिडेशन में जो है प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। यानी कि आप सबसे बड़ा प्लांट लगाइए मक्का के बाद उड़द, मक्का जो है 50 से 60 दिन बाद इसमें पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, और जो आपका उड़द है उसमें 30 से 35 दिन बाद। तो कहने का मतलब जब मक्का तैयार होता है पोषक तत्व ग्रहण करने के लिए, तो उड़द आपकी कटकर तैयार हो जाती है। ठीक भैया, तो किसके अंतर्गत आता है? ये आता है सामयिक इनिडेशन के अंतर्गत आता है। मूंगफली और अरहर भी है। मूंगफली जो आप नीचे लगा देते हैं, मूंगफली में पोषक तत्व की मात्रा जो है पहले होती है, और अरहर में पोषक तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। एलिलोपैथी, ये शब्द आप सुने होंगे कि एलिलोपैथी क्या है, तो आपको समझाते हैं एलिलोपैथी क्या है। एलिलोपैथी फसलों के बीच अंतरक्रिया दूसरे तरह से भी होती है, जैसे पौधों के द्वारा रसायनों का स्राव। किसी एक फसल के द्वारा छोड़े गए रासायनिक पदार्थ का दूसरे फसल पर परोक्ष या अपरोक्ष रूप से पड़ने वाला हानिकारक प्रभाव एलिलोपैथी कहलाता है। अब देखिए भैया,
किसी एक फसल द्वारा छोड़ा गया रासायनिक पदार्थ जो दूसरे फसल पर परोक्ष या अपरोक्ष रूप से नुकसान पर या प्रभाव डाले, वो क्या कहलाता है? एलिलोपैथी। अब यह भैया क्या होता है? यह हानिकारक प्रभाव प्रायः एक पौधे के जड़ द्वारा छोड़े गए रासायनिक पदार्थ का या किसी प्रजाति के अवशेष के सड़ने से उत्पन्न होता है। ठीक भैया, कहने का मतलब ये है कि जो एलिलोपैथी है या तो सड़ने के बाद निकलेगा या तो जड़ से निकलता है, लेकिन ज़्यादातर किससे निकलता है? ज़्यादातर यह जड़ से निकलता है। क्या एलिलोपैथी जो रसायन होता है वो ज़्यादातर जड़ से निकलता है। आगे बढ़ते हैं। इनडेशन फसलों के अंकुरण, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है। इसी कारण कुछ फसलें अंतरासस्यन के लिए अनुकूल नहीं होती हैं, यानी कि इंटरक्रॉपिंग के लिए अनुकूल नहीं होती। अनुकूल क्यों नहीं होती? क्योंकि पहला फसल जो है वो अगर एलिलोपैथी निकालेगा तो दूसरा फसल खराब हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगी, इसीलिए जो इंटरक्रॉपिंग के ये अनुकूल नहीं होता है। जैसे सनफ्लावर आगामी फसलों के अंकुरण को रोक देता है। सनफ्लावर जो है, यदि आप एक खेत में सनफ्लावर जो है लगा हुआ है, अगर उसकी कटाई हो गई, इसके तुरंत बाद यदि आप कोई फसल बोते हैं तो उसकी जो है वृद्धि को रोक सकता है, अंकुरण को रोक सकता है। इसलिए जो है सनफ्लावर की कटाई या हार्वेस्टिंग होने के बाद उसको जो है खेत को लगभग 20 से 25 दिन के लिए खाली छोड़ा जाता है जुताई करने के बाद। इसलिए कटाई एवं आगामी फसल की बुआई के बीच 15 से 20 दिनों का अंतराल रखा जाता है। ऐसा करना आगामी फसल की 2 तरह से लाभ पहुँचाता है। वही बताया नहीं आपको, अगर सूर्यमुखी जो है हार्वेस्टिंग हो जाती है तो इसके लिए 15 से 20 दिन तक जो है खेत को खाली छोड़ देते हैं। अब देखते हैं किसके किस तरह से 2 लाभ होते हैं। वो लाभ कौन कौन से हैं? पहला है, आगामी फसल सूर्यमुखी के एलिलोपैथी प्रभाव से बच जाता है। यानी कि जो सूर्यमुखी में से एलिलोपैथी केमिकल निकलती है उससे जो है आगामी फसल बच जाती है, उसके प्रभाव से आगामी फसल बच जाती है। और दूसरा है, सूर्यमुखी अवशेष के तीव्र सड़न से मृदा नाइट्रोजन का खनिजीकरण हो जाता है। अब सूर्यमुखी है तो तीव्र सड़न से यदि आप जुताई कर देंगे तो जल्दी से सड़ जाएगी। इसके लिए क्या होगा? नाइट्रोजन का खनिजीकरण हो जाता है, जो नाइट्रोजन तो पोषक तत्व बदल जाता है। ठीक भैया, आगे बात करते हैं। आगे है एलिलोपैथी के प्रकार। एलिलोपैथी के प्रकार में कौन कौन से प्रकार हैं भैया? आपका पहला क्या है? सत्य एलिलोपैथी, यानी कि ट्रू एलिलोपैथी। ट्रू एलिलोपैथी क्या है देखते हैं। हानिकारक पदार्थ किसी पौधे से उसी अवस्था में निकलता है जिस अवस्था में वह दूसरे फसल पर हानिकारक प्रभाव डालता है। कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि सूर्यमुखी है तो अगर वो जड़ से निकलता है उसका एलिलोपैथी, तो केवल वो दूसरे पौधे के जड़ में ही प्रभाव डालेगा, ना कि फ्लावर एंड लीफ पर। ठीक है, अगर वह जड़ से निकलता है तो केवल जड़ पर ही प्रभाव डालेगा। ये किसके अंतर्गत आता है? ये सत्य एलिलोपैथी यानी कि ट्रू एलिलोपैथी के अंतर्गत आता है। दूसरा है भैया कार्यात्मक एलिलोपैथी। कार्यात्मक एलिलोपैथी यह कैसे होता है? ऐसे एलिलोपैथी में हानिकारक पदार्थों का पूर्वावस्था मतलब प्रिकर्सर से निकलता है, जो बाद में कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा क्रियाशील हानिकारक पदार्थ में बदल जाता है। कहने का मतलब ये जो फंक्शनल यानी कि कार्यात्मक एलिलोपैथी है वह क्या होती है? जो हानिकारक पदार्थ है उसके प्रिकर्सर से सड़ने गलने के बाद निकलता है, जो बाद में सूक्ष्म जीवाणु के द्वारा क्रिया करके जो है हानिकारक पदार्थ में बदल जाता है, जिससे हमारे जो है फसल अंकुरण में परेशानी या दिक्कत होती है। ठीक है, कार्यात्मक एलिलोपैथी कहलाता है। अब है एलिलोपैथी जो है 2 प्रभाव दिखाता है। एलिलोपैथी 2 तरह से प्रभाव दिखाता है। पहला क्या है? पहला है भैया परसंदमन मान यानी कि एलो इनहिबिशन ये क्या है भैया? किसी एक प्रजाति द्वारा स्रावित रासायनिक पदार्थ पौधे दूसरे प्रजाति पर हानिकारक प्रभाव डालता है, लेकिन स्वयं अपने पर नहीं। इसे परसंदमन या एलो इनहिबिशन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कोई पौधा है, ये दीवा, ठीक है, एलिलोपैथी छोड़ता है तो वह अपने प्रजाति पर जो है प्रभाव नहीं डालेगा, वो बल्कि दूसरी प्रजाति पर प्रभाव डालेगा,
ये किसके अंदर आता है, ये एलो इनहिबिशन के अंतर्गत आता है कि जो अपने कुल के प्रजाति होते हैं उन पर जो है प्रभाव नहीं डालता, दूसरे कुल के प्रजाति पर जो है ये प्रभाव डालता है। आगे है ऑटो इनहिबिशन। ऑटो का मतलब क्या होगा, ऑटो माने स्वयं, ये क्या करता है, ये स्वयं के भी जो है किसी पर हो गया, ऑटो या किसी पौधे द्वारा स्रावित रासायनिक पदार्थ स्वयं उसी पर हानिकारक प्रभाव डालता है। वो पहले क्या था, एलो इनहिबिशन जो कि दूसरे प्रजाति पर प्रभाव डालता है, दूसरा क्या है ऑटो इनहिबिशन, ऑटो मतलब स्वयं, या स्वयं के प्रभाव जो है प्रजाति के पौधे पर भी प्रभाव डाल सकता है। ठीक भैया। आगे है एलिलो केमिकल। एलिलो केमिकल क्या है, एलिलो केमिकल, एलिलो केमिकल क्या है भैया, ऐसा रासायनिक पदार्थ जो एलिलोपैथी प्रदर्शित करता है एलिलो रसायन कहलाता है। कहने का मतलब जो पदार्थ एलिलोपैथी को प्रदर्शित करता है एलिलो रसायन कहलाता है। एलिलो रसायन की मात्रा एवं प्रकार पौधे के आनुवंशिक संरचना तथा वातावरण पर निर्भर करता है, यानी कि पौधे की जो संरचना है और उसके लिए जो पर्यावरण अनुकूल है उसके लिए उस पर जो है निर्भर करता है। बहुधा पौधे अपनी जड़ से कार्य पदार्थों का स्राव करते हैं। कहने का मतलब जो अधिकतर पौधे होते हैं वो एलिलोपैथी जो है अपने जड़ से निकालते हैं, लेकिन इनमें से कुछ एलिलो रसायन की तरह अपने आस पड़ोस सूखे प्रजाति की वृद्धि को रोक देते हैं। जैसे आपका हो गया वालनट, कुकुम्बर तथा पीच की जीवित जड़ें कुछ ऐसे ही एलिलो केमिकल का स्राव करती हैं। क्या करती हैं, ये अपने ही जड़ से कार्बनिक पदार्थों का जो है स्राव करती हैं। ठीक भैया। आगे बढ़ते हैं। आगे है कुछ ऐसा रसायन पौधे के वायवीय भाग से स्रावित होता है और वर्षा बूंदों, गिरते पत्तियां या कीटों के द्वारा धरातल पर पहुंचकर नीचे उग रहे पौधों की वृद्धि को रोक देता है। जैसे यूकेलिप्टस ग्लोबुलस की पत्तियां से स्रावित रसायन सरसों के बीजों के अंकुरण को बुरी तरह प्रभावित कर देती है। कहने का मतलब जो यूकेलिप्टस का पौधा पेड़ होता है उसकी जो पत्तियां, सूखी पत्तियां जमीन पर गिरती हैं तो क्या करती हैं, उस सरसों के बीज को अंकुरण के लिए रोक देती हैं। ये क्या होगा, ये येलो केमिकल जो है निकालती हैं। ठीक है। कुछ पौधे के अवशेष के सड़ने से भी ऐसे रसायन उत्पन्न होते हैं जिसका हानिकारक प्रभाव आगामी फसल पर पड़ता है। जैसे सूरजमुखी के डंठल को बिना जुताई वाले ज्वार के खेत में मल्च के रूप में डालने पर ज्वार की वृद्धि रुक जाती है। क्या करते हैं जैसे सूरजमुखी के डंठल को बिना जुताई वाले ज्वार, बिना जुताई यानी कि जो सूरजमुखी के डंठल को अब जब बिना जुताई वाले ज्वार की फसल में लगा देंगे तो ये क्या करेगा, ज्वार की वृद्धि को रोक देता है, क्योंकि उनकी जो डंठल से भी एलिलोपैथी निकलते हैं तो वो ज्वार की वृद्धि को रोक सकता है। आगे बढ़ते हैं भैया। कह रहा है कि इसके विपरीत किसी पौधे के द्वारा उत्पन्न हार्मोन जैसे पदार्थ का लाभदायक प्रभाव दूसरे पौधे पर पड़ सकता है, जिससे ऋणात्मक एलिलोपैथी कहा जाता है। कहने का मतलब जो इससे पौधों से जो उत्पन्न हार्मोन होता है वो हो सकता है कि दूसरे पौधों को नुकसान ना पहुंचाए, यानी कि जो पदार्थ है वो दूसरे पौधों को लाभदायक के रूप में सिद्ध हो, तो इसे क्या कहते हैं, निगेटिव एलिलोपैथी, यानी कि वह जो है प्रभाव नहीं डाले तो क्या है, वो निगेटिव एलिलोपैथी है। लेकिन लेग्यूम की जड़ गांठ से दूसरे पौधे को नाइट्रोजन मिलना ऋणात्मक एलिलोपैथी नहीं कहलाता है। कहने का मतलब जो लेग्यूम होती हैं, जो उनमें जो नोडुल बने होते हैं वो दूसरे पौधे को नाइट्रोजन जो दे देते हैं वो किसके अंतर्गत नहीं आते हैं, वो ऋणात्मक एलिलोपैथी के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक भैया। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका कॉटन इफेक्ट क्या है भैया, कॉटन इफेक्ट। कॉटन इफेक्ट, कॉटन इफेक्ट क्या है, कॉटन इफेक्ट क्या है भैया, कह रहा है कि कपास की जड़ें कपास की जड़ें मृदा की निचली तह में जमा जाकर वहाँ के पोषक तत्वों का उपयोग करती हैं। कपास की जड़ें क्या है, मृदा की निचली सतह में जाकर पोषक तत्वों का उपयोग करती हैं और साथ ही पोषक तत्वों की कम मात्रा अपने उपयोग में लाती हैं, यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं मृदा में वहाँ से जो है बहुत कम मात्रा में अपने जो है
पोषक तत्वों को लाती हैं। आगामी फसल भूमि की ऊपरी सतहों के पोषक तत्वों का उपभोग करती है। ऊपरी सतह में पोषक तत्व की मात्रा कपास की जड़ों द्वारा थोड़ी बढ़ा भी दी जाती है। अतः क्या है, अतः फसल पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे ही कपास प्रभाव कहते हैं। कहने का मतलब जो कॉटन इफेक्ट है, यानी कि जो कपास का पौधा है वो क्या है, वो अधिक गहराई तक जाती है और वहाँ से बहुत कम मात्रा में पोषक तत्वों को ऊपर ले आती है, जिससे जो है पोषक तत्वों का हानि भी नहीं होता है, क्योंकि जो जितना ये उपयोग करती है उतना ही वो आप ऊपर लाती है। और जब दूसरी कपास बोई जाती है या दूसरी फसल बोई जाती है तो उसमें भी जो है ये मदद करती है। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं सोरगम इफेक्ट में। सोरगम इफेक्ट क्या है? सोरगम इफेक्ट कह रहा है कि तीव्र गति करने वाले धान्य फसलें यानी कि सीरियल क्रॉप मिट्टी का भरपूर दोहन करती हैं और इसके सीएन रेशियो वाली डंठल तथा अवशेषों को सड़ने में भी ज़्यादा वक्त लगता है। यानी कि जो धान, ज्वार इत्यादि जो है सीरियल क्रॉप होती हैं, इनके जो है सड़ने में ज़्यादा वक्त लगता है। सड़न प्रक्रिया में के क्रम में मृदा नाइट्रोजन का कुछ भाग सड़न में कार्यरत सूक्ष्म जीवाणु के द्वारा अपने विकास हेतु ग्रहण कर लिया जाता है, जिससे मिट्टी में तत्क्षण नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यानी कि जो है जो बैक्टीरिया होते हैं, ये जो सड़ने की प्रक्रिया से नाइट्रोजन निकलता है वो जो है बैक्टीरिया ग्रहण कर लेते हैं, जिससे मिट्टी में तुरंत नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? इमोबिलाइजेशन कहते हैं। इमोबिलाइजेशन कहने का मतलब जो सड़न से जो नाइट्रोजन निकला उसको जो है बैक्टीरिया द्वारा ग्रहण कर लिया गया और मिट्टी में तुरंत जो है नाइट्रोजन की कमी होगी तो क्या कहलाता है? इमोबिलाइजेशन कहलाता है। कह रहा है कि और आगामी फसल को शुरुआती दौर में नाइट्रोजन की कमी से गुजरना पड़ता है। यानी कि जो दूसरी फसल होती है वो ही रहती है, उसमें जो है नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है द्वारा जो है अधिक मात्रा में ग्रहण कर लिया गया और भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा जो है कम हो गई है, तो क्या होगा? नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ज्वार है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? ज्वार है। ज्वार में कम उर्वरक मिट्टी में ज्वार कम उर्वर मिट्टी में जो है देखने को मिलती है। रागी इसका अपवाद है, क्योंकि इसका विशेष अवशेष जो है तुरंत सड़ जाता है। सोरगम इफेक्ट से बचाने के लिए आगामी फसल में प्रथम बार उर्वरक डालने के क्रम में 25% नाइट्रोजन जो है अधिक डालना चाहिए, जिससे कि सड़न प्रक्रिया तीव्र हो। कहने का मतलब क्या कह रहा है कि जो रागी है, रागी इसका अपवाद है, क्योंकि इसका डंठल तुरंत नहीं सड़ता है। इसका डंठल तुरंत सड़ जाता है। रागी जो है तुरंत सड़ जाता है, बल्कि सोरगम जो है, ज्वार जो है नहीं, तुरंत नहीं सड़ता है। तो इसके लिए क्या होता है कि सोरगम इफेक्ट से बचने के लिए हम जो है आगामी फसल में प्रथम बार उर्वरक जब डालते हैं तो इसके लिए हम नाइट्रोजन की 25% मात्रा अधिक डालते हैं। ठीक भैया, जिससे कि सड़न की प्रक्रिया जो है पिछली फसल की तीव्र सड़न हो। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका लेग्यूम प्रभाव। लेग्यूम प्रभाव, अब लेग्यूम प्रभाव क्या है? कह रहा है कि लेग्यूम की जड़ की गांठें एवं अवशेष सड़ने पर मिट्टी में नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। यानी कि जो नोडुल्स होते हैं वो सड़कर मिट्टी में नाइट्रोजन की उपलब्ध कराता है तथा मृदा फास्फोरस को अवशोषित कर उसे कार्बनिक फास्फोरस में बदलता है। इस तरह अकार्बनिक फास्फोरस को कार्बनिक फास्फोरस में बदलकर लेग्यूम मृदा फास्फोरस के अघुलनशील रूप को भी आगामी फसल के लिए उपलब्ध करा देता है। कहने का मतलब जो है नोडुल्स होती हैं, उसमें जो नोडुल्स से जो है सड़ने के बाद मिट्टी में जो है नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। लेग्यूम मृदा फास्फोरस को अवशोषित करती है, क्योंकि जो पल्सिस क्रॉप होती है, यानी कि लेग्यूमिनेसी जो कुल की क्रॉप होती है वो क्या करती हैं? फास्फोरस का अवशोषण करती हैं और उसके बाद जब उसका जो है हार्वेस्टिंग हो जाती है तो क्या करते हैं? कार्बनिक फास्फोरस में बदल देती है। इस तरह अकार्बनिक फास्फोरस को कार्बनिक फास्फोरस में बदलकर लेग्यूम मृदा फास्फोरस के अघुलनशील रूप को भी आगामी फसल के लिए उपलब्ध करा देती है। धान्य फसलों की अपेक्षा, कह रहा है कि धान्य फसलों की अपेक्षा लेग्यूम की जड़ों में धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है। यानी कि कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो है सीरियल की अपेक्षा लेग्यूम फसलों में ज़्यादा होती है। ठीक है, याद रखना कि सीईसी जो है लेग्यूम में ज़्यादा होती है और सीरियल में
कम होती है, जिससे यह द्विआवेशित धनायन यानी कि डाइवेलेंट कटायन जैसे Ca++ Mg2+ का अवशोषण अधिक करता है। लेग्यूम क्या करता है, इस पर जो है कैटायनिक स्टेज कैपेसिटी लेग्यूम की ज़्यादा होती है, तो ये क्या करता है Ca++ तथा Mg++ का अवशोषण अधिक करता है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि जबकि क्या है जबकि धान्य फसलें एकल आवेशित धनायन जैसे पोटेशियम का, जबकि धान फसलें किसका जो है होती हैं, केवल K+ का जो है अवशोषण करती हैं, ठीक है। और जो लेग्यूम फसलें होते हैं ये जो है द्विआवेशित होती हैं, जबकि धान्य फसलें एक आवेशित होती हैं पोटेशियम का, वो भी, और किसका होता है Ca++ और Mg+ का जो है होता है लेग्यूम। अतः धान्य फसलों एवं लेग्यूम में प्रतिस्पर्धा नहीं के बराबर होता है। ज़्यादातर लेग्यूम में कुछ छाया भी बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। इन्हीं सब कारणों से किसी भी फसल चक्र में सघन श्वसन प्रणाली में लेग्यूम का समावेश आवश्यक होता है। कहने का मतलब इसी सब कारणों से जो है हम फसल चक्र या फसल प्रणाली में हम जो है लेग्यूम का समावेश करते हैं, यानी कि लेग्यूम क्रॉप को लगाते हैं साथ साथ में। ठीक है भैया, आपका एनिडेशन एंड एलिलोपैथी जो चैप्टर था वो ख़त्म हुआ। आगे की क्लास हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अच्छा है, आप जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को जो है शेयर करें, तथा जो समझ में ना आए वो कमेंट में करें, आपका जो है रिप्लाई कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक भैया, धन्यवाद।